हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नॉर्मलता। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम लिख सकते हैं ऐसा, इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जब हम मोलालिटी पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, मोलारिटी पढ़ते हैं तब भी नंबर ऑफ मोल्स आता है, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं नॉर्मलिटी तो वहां आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जबकि मोलालिटी में आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी में आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे आ रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर, या फिर बोल सकते हो 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि 1 लीटर सॉल्यूशन या प्रति लीटर सॉल्यूशन या प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांकों, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम तुल्यांकों बोलते हैं अभी, तो नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है, कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। अंग्रेजी में इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ध्यान देने वाली बात है कि मोलालिटी जो होता है वो स्मॉल एम से होता है, मोलारिटी जो होता है वो कैपिटल एम से होता है, जबकि नॉर्मलिटी जो है वो कैपिटल एन से होगा। ठीक है, ये भी जो है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस है इसका। ठीक है, आपको जब मोलारिटी पढ़ाया गया तो उसमें भी बताया गया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मोलालिटी पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया कि नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन ये करेगा। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मलिटी के लिए? नॉर्मलिटी के लिए लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब जिन बच्चों को ग्राम इक्विवेलेंट नहीं याद हो तो पहले ग्राम इक्विवेलेंट जाने, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो फिर से हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप क्या करेंगे वहां पे? ठीक है, आप करेंगे गिवन वेट या मास बाई इक्विवेलेंट वेट या मास, कुछ भी बोल सकते हो, ये हमारा है। ठीक है, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, गिवन जो हमारे को दिया गया है कि जैसे 100 ग्राम पानी दिया गया या 100 ग्राम HCl दिया गया या 20 ग्राम H2SO4 दिया गया, तो गिवन मास हो जाएगा और उसका इक्विवेलेंट वेट तो फिर टन से। अब किसी को लग रहा हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हमको यही पता नहीं है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने बताया था भी, इक्विवेलेंट वेट के लिए या इक्विवेलेंट मास के लिए भी हमने बताया था कि सर मोलर मास, ठीक है, मोलर मास बाई एन फैक्टर, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब जो फिर से टेंशन एक आ गया होगा किसी को कि सर हमको एन फैक्टर में पता नहीं है कि एन फैक्टर क्या बता दिए, तो सर एन फैक्टर भी आपको बताया गया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप जाइए, है ना, पिछले क्लास को ध्यान रखिए, एन फैक्टर भी हम आपको बताएं।
ठीक है, एन फैक्टर के लिए आपको बताया था हमने एसिसिटी, ठीक है, या बेसिसिटी, ये सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आपको याद हो तो जैसे हमने समझाने का प्रयास किया था कि कोई एसिड है, ठीक है, जैसे HCl है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो कोई एसिड जो है वो जितना H प्लस आयन देता है, कोई एसिड जितना H प्लस आयन देता है, उस H प्लस आयन की नंबर को, संख्या को हम लोग उसका बेसिसिटी बोलते हैं। H प्लस का जो संख्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन जो होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे HCl के लिए हो गया क्या, बेसिसिटी हमारा हो गया एक हो गया। तो यहां पे एन फैक्टर भी हमारा कितना हो गया, 1। ठीक है, तो HCl के लिए कितना हो गया, 1। इसी तरह से होता है H2SO4 के लिए कितना होता है, तो सर 2 होता है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, आप बताइए H3PO4 के लिए कितना होगा, तो सर इसमें होता था 3, आपको बताया गया था सर। तो H2PO3 के लिए बता दो आप, ये आपका सवाल रहा कि इसका कितना होगा, एन फैक्टर का मान। ठीक है, तो इसी बेसिसिटी को ही हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार से बेस में, कि अगर कोई बेस है, जैसे आपके पास कोई बेस है NaOH, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो जितना OH हमको आयन मिला, जैसे NaOH हमको 1 मिला, तो इसका एसिसिटी हो जाएगा 1, और इसी एसिसिटी को हम क्या कहेंगे, एन फैक्टर। तो NaOH के लिए हमारा एन फैक्टर क्या हो गया सर, 1 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। H2SO4 के लिए एन फैक्टर क्या हो गया, तो सर हमारा 2 हो गया। अगर HCl की बात करते हैं, HCl के लिए कितना हो गया, तो सर 1 हो गया। H3PO4 के लिए कितना हो गया, तो सर 3 हो गया। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पिछले क्लास आपको बताया गया है, ये चीजें बताया गया है, आप इसको नहीं जानते थोड़ा रिवीजन कर ले। ठीक है, उसके बाद हम इस फार्मूले को शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। तो शॉर्ट में कैसे लिख लेंगे, शॉर्ट में अगर हम इस फार्मूले को लिखें शॉर्ट में, तो हमने सर बताया कि नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन लिखते हैं, तो कैपिटल एन लिख लेंगे किसको, नॉर्मलिटी को। उसके बाद है ना, ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, तो गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। तो किसका गिवन मास, तो सर सॉल्यूट का गिवन मास। तो हम लोग गिवन मास को W से दिखाते थे, और सॉल्यूट है इसलिए P से दिखा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो सर नंबर ऑफ गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, तो हम लिखेंगे गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब हम बाई इक्विवेलेंट मास ना लिख के हम मोलर मास, इक्विवेलेंट मास के बदले मोलर मास बाई एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो सर मोलर मास को हम कैपिटल एम से दिखाते थे, और एन फैक्टर तो नीचे ना लिख करके हम इसको डायरेक्ट क्या कर दें, यहां पर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कि एन फैक्टर, अब बाकी वॉल्यूम जो था वो क्या रह जाएगा, वॉल्यूम रह जाएगा। वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, और नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर लीटर में ना हो करके वॉल्यूम अगर ml में आ जाए, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपको बताया गया किस में, ये आपको बताया गया है सॉल्यूशन में, सॉरी मोलारिटी में पढ़ाया गया था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम देखो ध्यान से इस चीज को देखते हैं, एन फैक्टर को छोड़ दे तो इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। तो हम नॉर्मलिटी के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलर इंटू एन फैक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये सवाल भी हम लोगों से बहुत बार पूछा गया है। अब इसे डायरेक्ट आप बना सकते हैं, जैसे लिखा रहेगा कि 2mH2SO4 का नॉर्मलिटी क्या होगा, तो सर हम उसका एन फैक्टर जानते हैं 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, उसका नॉर्मलिटी क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। हाँ, एक और चीज छूट रहा है इसमें, तो अगर हम बात करें इसका यूनिट का, यूनिट तो क्या हो जाएगा, तो सर ऊपर में है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे में क्या है लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पर लीटर, इसका यूनिट हो जाएगा किसका, नॉर्मलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आप ध्यान से फिर से एक बार देखेंगे कि नॉर्मलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
डिजोल्व इन पर लीटर और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन की 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग उसका मोलरिटी कहेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल एन से दिखाया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने फॉर्मूला इस तरह से बना दिया, आप न्यूमेरिकल ऐसे बना देंगे, जिसमें न्यूमेरिकल बनाने में ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एन फैक्टर। बहुत बच्चों को एन फैक्टर का आइडिया नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से नॉर्मलिटी का क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें। प्रॉब्लम में जब प्रॉब्लम क्लास नेक्स्ट से चलेगी हमारा, तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए अच्छे से।